हेलो एवरीवन, आज हम JMI स्टडी पॉइंट में जामिया मिलिया इस्लामिया का सेकंड ईयर का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, हिस्ट्री का। द तुर्किश कंक्वेस्ट नॉर्दर्न इंडिया एंड इस्टेब्लिश्ड दिल्ली सल्तनत। किस तरह से इंडिया में जो तुर्किश हैं वो आए और जो नॉर्दर्न इंडिया है वो किस तरह से चेंज हुआ और दिल्ली की जो सल्तनत है वो किस तरह से इंडिया में इस्टेब्लिश हुई। ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मैंने हिंदी मीडियम में भी इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया है, आप चैनल के लिंक पे जाके देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। समरी है चैप्टर की। मेन देखिए, अगर पूरा चैप्टर हम पढ़ने चले तो ओवरऑल बहुत ब्रीफ में पढ़ना उतना मैटर नहीं करता। मेन है आपका कंक्लूजन को समझना किसी भी चैप्टर के। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बता ही रही हूँ। इसके समरी देखते हैं इस चैप्टर की कि क्या है। बिगनिंग में क्या होता है कि मोहम्मद बिन कासिम 712 में इंडिया आता है और वो अरब आक्रमणकारी था। अरब से आता है, उसने इंडिया पे आक्रमण किया, सिंध प्रांत पे। लेकिन वहाँ के राजा को उसने हराने के बाद भी वो अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर सका और उसकी मृत्यु हो गई। फिर कुछ समय बाद 1977 में अल्पतगीन ने फिर तुर्की, वो पहला तुर्की था जिसने आक्रमण किया, जिसके नाम पे ये चैप्टर भी बना है, द तुर्किश कॉन्सिक्वेस्ट, यानी कि तुर्कों का आक्रमण। तो उसके बाद पहला तुर्की आक्रमणकारी यही था, इसी का नाम आता है सबसे पहले अल्पतगीन। अल्पतगीन का उत्तराधिकारी सुबुक्तगीन बना और सुबुक्तगीन के दो बेटे थे जो बाद में उन्होंने राज किया। और सुबुक्तगीन के जो दो बेटे थे इस्माइल, और उसने सुबुक्तगीन ने राज किया कुछ टाइम पीरियड तक, और 1998 ईस्वी में उसने इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी बनाया। दो बेटे थे इस्माइल और अब्दुल महमूद गजनवी। ये जो थे ये जो तुर्की जो थे वो गजनी के थे, गजनी से आए थे, इसलिए इनका नाम गजनवी रखा गया। गजनवी पड़ गया, तुर्क के गजनी नाम के शहर से आए थे। तो फिर क्या होता है कि जो अब्दुल महमूद है इस्माइल का दूसरा भाई, उसने क्या किया, इस्माइल से राजगद्दी छीन ली और महमूद गजनवी खुद वो अपने आप को सुल्तान की उसने उपाधि दी और वो वहाँ का दिल्ली का, इंडिया का राजा बन गया। इंडिया में उसने कई बार आक्रमण किए, 17 बार, और 17 बार उसने पूरे देश के कई जगहों पे आक्रमण किए। मथुरा पे, ग्वालियर पे, सोमनाथ मंदिर पे, बहुत सारी जगह पे उसने आक्रमण किए और अपनी सत्ता स्थापित की। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वो एक लालची राजा था। उसने जो भी हमले किए इंडिया पे जगह जगह पे 17 बार, वो उसने धन के लालच में किया। लेकिन वो एक पावरफुल राजा था, पावरफुल किंग था। तो देखते हैं, टुवार्ड्स द एंड ऑफ द 19th century, feudal lords of Persian origin ruled over trans of China, खुरासान और सम पार्ट्स ऑफ ईरान। ईरान से जो आया था, जो मैंने आपको बताया, मोहम्मद बिन कासिम आया। उससे पहले भी एक शासक आया पर उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं था। एक सेनापति आया, उसका कोई रोल नहीं था। दे हैड टू एंगेज constantly in a fight against the Turkish tribes on their northern and eastern frontiers. The Turks were mostly worshippers of natural forces and so were Kafirs in the eyes of the Muslims. With the passage of time, many Turks became Muslim and started propagating and protecting Islam. A Turkish slave named Alptagin, जो मैंने आपको बताया, एक तुर्की था जो गुलाम था, अल्पतगीन नाम था उसका, वो इंडिया में आता है। ऑक्यूपाइड सर्टेन पार्ट इन सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से आता है। द लेड ऑफ फाउंडेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायनेस्टी ऑफ गजनी एट गजनी एंड स्टार्टेड रूलिंग फ्रॉम गजनी एंड एज हिज कैपिटल। द सामिद डायनेस्टी subsequently fell and the Ghaznavis undertook the task of protecting the Islamic religion
रीजन अगेंस्ट द नॉन इस्लामिक ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल एशिया। उसने क्या किया कि जो नॉन इस्लामिक जो थे एशिया के लोग, उन पर भी अत्याचार किया। सुबुक्तगीन बना 1977 में। यहाँ पर सुबुक्तगीन भी जो था वो भी एक ऐसा राजा था जिसने जो मुसलमान धर्म की स्थापना एक तरह से कर दी, लेकिन किसी ने भी अपनी सत्ता को स्थापित नहीं किया था यहाँ पर पूरी तरह से। तुर्कों ने ही यहाँ पर अपना इस्लाम धर्म फैलाया ज़रूर था, लेकिन स्थापित किसी ने नहीं किया था ढंग से। महमूद गजनवी के आने के बाद ये सारी बात शुरुआत हुई थी। 1997 से 1999 में सक्सेस्ड अलप्तगीन ही टर्न्ड हिज अटेंशन टुवर्ड इंडिया। उसने क्या किया, सुबुक्तगीन का जो था अटेंशन, उस सुबुक्तगीन ने क्या किया कि अलप्तगीन के बाद राज्य स्थापित किया अपना, और सुबुक्तगीन वॉज सक्सेसफुल बाय हिज सन महमूद 1999 से 1030 टू द throne of Ghazni. With his accession, a new chapter started in the history of Islam. इतिहास का सबसे बड़ा अतीत उसने रचा एक तरह से महमूद ने। सुबुक्तगीन का जो बेटा था महमूद, जो मैंने भी आपको बताया कि महमूद गजनवी सब ने ही पढ़ा होगा पहले भी कि महमूद गजनवी ने इंडिया पे अटैक किया उसने 17 बार। वो बहुत ही पावरफुल राजा था, बहुत ही कुशल था और बहुत सारे आर्ट थी उसके पास, एक योद्धा की, सैनिक की, लेकिन वो लालची था धन का। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता था, हर जगह, हर मंदिर मस्जिद, हर जगह उसने हमले किए, नई चीज़ें लूटी, कई मंदिरों को तोड़ा, कई मस्जिदों को भी तोड़ा, कई शहरों को तोड़ा। उसे सिर्फ धन से मतलब था। थॉट्स हिज एम्पायर एंड हिज टाइटल एंजॉयड द सैंक्शन ऑफ द खलीफा, बट द basis of his power was conquest. Many scholars consider him as the first सुल्तान आज़म। उसने अपने आप को उपाधि दी सुल्तान आज़म की। At this time the Turks gained predominance in the army and administration taking place at this time. The proud of Persian had never accepted the language and culture of the Arabs. उन्होंने क्या किया, अब जो फ़ारसी थे वो पारसी थे, उन्होंने क्या किया, अरब की लैंग्वेज को और कल्चर को एक्सेप्ट ना करके बिफोर देयर एडवेंट इन इंडिया में उन्होंने क्या किया, फ़ारसी की स्थापना की, इस्लाम को अपनाया, इस्लाम को फैलाया। तुर्क हैड नॉट ओनली बिकम द फॉलोअर ऑफ इस्लाम बट ऑल्सो हैड बिकम पार्शियन। वो पारसी ज़रूर थे, वो इस्लामी नहीं थे पहले से, लेकिन उन्होंने बाद में जब इस्लाम को अपनाया वो इंडिया में भी उसकी चर्चे देखने को मिले। बिटवीन 1000 एंड 1026 ईस्वी AD, महमूद ऑफ गजनी कैरिड आउट 17 इन इन्वेंशन ऑफ इंडिया। मैंने बताया कि 17 बार उसने आक्रमण किए। हिज चीफ इन्वेशन वर अगेंस्ट द हिंदुशाही रूलर्स ऑफ पंजाब, जयपाल। उसने जयपाल के विरुद्ध लड़ाई करी 1001 में, आनंदपाल से लड़ाई की 1008 से 1009 में, नागर कोट में 1009 में, थानेश्वर में हमला किया 1014 में, मथुरा और कन्नौज में 1018 से 19, कालिंजर में उसने हमला किया 1021 में, और सोमनाथ मंदिर में लास्ट में उसने हमला किया 1020 में। महमूद मेन एम्बिशन वॉज टू एक्वायर वेल्थ इवन थो he was a breaker of idols. He had no wish to squander away this wealth in India itself. उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि जितना हो सके उतना वो पैसा इकट्ठा करे। महमूद जो था वो एक तरह से लालची था। उसने यहाँ के एक अनमोल रत्न, अनमोल इमारतें, कलाकृति देख के चौंक गया। महमूद wanted to utilize it for establish a vast Central Asian empire. He had no wish to establish a permanent empire. वो इस अपना कोई हमेशा के लिए कोई सत्ता स्थापित नहीं करना चाहता था, वो टेम्परेरी ही उसने किया। बिकॉज ही ऑलवेज रिटर्न टू गजनी, वो बार बार गजनी भी चला जाता था।
वो हमेशा। महमूद वॉज़ा, जो भी वो लूटता था वो लूट के अपने गजनी वापस ले जाता था। महमूद was a conqueror and not an empire builder. The historian and traveler Al-Biruni came to India at the time of Mahmud Ghaznavi's Indian invasion. अल-बिरूनी के बारे में आपने पढ़ा होगा, अल-बिरूनी, इब्न बतूता। तो ये जो था, ये जो गजनी जब वहाँ का सेनापति था, महमूद गजनवी जो था वो गजनी से आया था वो भी, और उसका जो दरबारी था वो था अल-बिरूनी। तो अल-बिरूनी महमूद गजनवी के बारे में, उसकी प्रशंसा में, उसकी तारीफ़ में बहुत कुछ लिखता है। उसकी बायोग्राफ़ी अगर पढ़नी है तो आप अल-बिरूनी के बुक से पढ़ सकते हैं। ही रॉट बुक्स सच एज अल-कनौल मसूदी एंड तहकीकाते हिंद। In his work तहकीकाते हिंद, अल-बिरूनी writes that the contemporary Indian society was ridden with the rigid caste system. It led to the degradation of the individual and social interest, and also infused hatred into the minds of the individuals toward each other. Al-Biruni accounts tells us that at the time idol worship was prevalent in the country and there was a lot of wealth in the temples. जैसा कि मैंने कहा कि उसने बहुत ज़्यादा ही धन लूटा, सोना चांदी। महमूद गजनवी ने यहाँ से मंदिरों से लूटा। सबसे ज़्यादा उसने सोमनाथ मंदिर को तो एकदम एक तरह से बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिया। It is clear from Al-Biruni account that the country was divided into many small parts at that time, more famous among them being Kannauj, Kashmir, Sindh, Malwa, Gujarat, Bengal. In the south also there were many small kingdoms. All these kingdoms were independent, jealous of each other, and were constantly engaged in quarrel against one another. कहने का मतलब कि उस टाइम पीरियड में जो राजा थे दिल्ली में और पूरे इंडिया में, वो नॉर्थ साइड में कश्मीर में जो थी रानी दिद्दा थी, और साउथ में जो थे वो चंदेल राजा थे, और वेस्ट में राजपूत राजा, और ईस्ट में भी चोल, चेर, पांडे और भी बहुत से राजा जो थे उस टाइम पीरियड में फैले थे पूरे इंडिया में। अल-बिरूनी all these kingdoms were independent, jealous each other, they constantly engaged in quarrel against one another. About the land system and taxation, Al-Biruni mentioned that the king was not that the owner of the land. कहने का मतलब कि जो राजा था वो पूरा मालिक नहीं था ज़मीन का, वो टैक्स देता था। He took only the land tax, वो कर वसूलता था सबसे। Al-Biruni has unreservedly praised Indian philosophy. वो इंडिया की जो स्टोरी है वो अल-बिरूनी ने एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से बताया है। उन्होंने पान के पत्ते के बारे में, नारियल के बारे में बहुत कुछ बताया है इंडिया के बारे में, कि इंडिया के शहर कैसे थे, इंडिया की संस्कृति क्या थी, भारत में किस तरह के लोग रहते हैं, भारत में धर्म कैसा है, किस तरह से धर्म में वर्ण होते हैं। सारी चीज़ें उसने अपनी किताब में लिखी है, किताबुल हिंद में। But he also mentioned the Indian did not even much taste for writing chronological history. According to him, the Indians knew very little about the chronology of historical events. Al-Biruni was accorded great honor in the court of Mahmud. His description is very useful. The motives behind Mahmud's invasion were as follows: acquisition of wealth, religious motives to gain elephants, ambition for prestige, acquisition of artisans, and political motives. Though the Muslim Empire in India was not founded in the wake of Mahmud's Indian invasion, yet it would not be improper to say that his invasion opened the way for it. यहाँ पर मुसलमान जो एम्पायर है
मुस्लिम एम्पायर जो था वो नहीं था उस टाइम पे, और महमूद जो था उसने एक नींव रखी एक तरह से। महमूद के बाद जो आता है मोहम्मद गौरी का काल आता है। महमूद ने की मृत्यु के बाद महमूद को क्या हुआ कि कुछ जाटों ने मिलकर उसकी इस दरिद्रता पर, और मंदिरों को उसने तोड़ दिया, काफ़ी कुछ किया उसने, गलत किया, तो उसका बदला लेने के लिए कुछ जाटों ने 1030 के लगभग उसको मार दिया। तो इस तरह से महमूद गजनवी का जो था वो अंत हो गया। महमूद गजनवी ने जजिया नाम का एक टैक्स लगाया था यहाँ की ज़मीन पे। उसने गैर नॉन मुस्लिम्स जो थे उनसे टैक्स वसूला करता था वो, कि जो मुसलमान नहीं हैं उनसे वो टैक्स वसूलता था। बच्चों, बूढ़ों और औरतों और विकलांग और ब्राह्मण से वो नहीं लेता था टैक्स। ये बात तो मोहम्मद बिन कासिम के टाइम में है, जो बच्चों, बूढ़ों और औरतों से उसने नहीं लिया। और ये बात महमूद गजनवी के टाइम पीरियड में भी लागू होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इंडिया था उस टाइम पीरियड में, कन्नौज में राज्यपाल का शासन था, दक्षिण में चंदेल विद्याधर का, पश्चिम में भीम का, पूर्व में पाल वंश का था, कश्मीर में दिद्दा रानी का शासन था। ये था महमूद गजनवी के आक्रमण के दौरान की बात मैं बता रही हूँ, कि उत्तर से लेकर पश्चिम तक कौन कौन से शासन और कौन कौन से वंश ने राज किया। यहाँ पर सोमनाथ की बात रही। सोमनाथ मंदिर पर उसने 1025 में आक्रमण किया। 1027 में दोबारा लास्ट आक्रमण उसने किया। 1030 में उसकी मृत्यु हो गई। अगर आपको महमूद गजनवी के बारे में और जानकारी चाहिए तो हिस्टोरिकल बुक्स हैं और राइटर्स हैं। उत्बी, अलबरूनी, फिरदौसी, ये 3 कवि थे, 3 राइटर्स थे जो अलबरूनी के दरबार में थे, और पहले ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने हिंदुओं के गीता और पुराणों के बारे में रीडिंग की थी, अध्ययन किया था, गीता और पुराण पढ़े थे उन्होंने। इसके बाद महमूद गजनवी तो मर गया, लेकिन महमूद गजनवी के बाद अरबों, यहाँ पर ये बात आती है कि अरबों ने ऐसी कोशिश नहीं की जितना महमूद गजनवी ने की। महमूद गजनवी ने भी कोई सत्ता एक तरह से स्थापित नहीं की। इसके बाद पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन का होता है, ये हमने जान लिया। सुबुक्तगीन के बाद ही सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद ही उसके 2 पुत्रों में से महमूद जो है वो इस तरह से आक्रमण करता है। महमूद की मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी का उदय होता है 12वीं शताब्दी के मध्य। 12वीं शताब्दी अब आ जाती है, गौर वंश का उदय हुआ। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे 1030 से लेके 11वीं शताब्दी तक, 1100 तक, मतलब किंगडम ने राज किया। हो सकता है बहुत से छोटे मोटे राजाओं ने राज किया। उसके बाद मोहम्मद गौरी आता है, ये भी तुर्क ही था पर ये गौर वंश से आता है तो इसका नाम गौरी पड़ गया इसलिए। और ये अफ़गानिस्तान का था। और 1173 में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, इसका पूरा नाम है, ये शासक यहाँ पर बना भारत में। इसने भी सिंध प्रांत पर राज किया और धीरे धीरे मुल्तान पर आक्रमण किया और यहाँ पर भी उसने विजय प्राप्त करी 1175 में। 1178 में फिर राजस्थान पर उसने हमला किया। फिर 1191 में तराइन का युद्ध किया, और तराइन के युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी जो है, यहाँ पर ये मैं आपको सेकंड चैप्टर की थ्योरी बता रही। यहाँ पर हम बात कर रहे थे महमूद की, तो महमूद ने को खोखरों ने यानी पंजाबियों ने, सिखों ने 1030 में उसको मार दिया। और उसके बाद क्या होता है, महमूद गजनवी की तो डेथ हो जाती है। उसके बाद 1100 के सन में मोहम्मद गौरी का किंगडम शुरू होता है, जिसके बाद मोहम्मद गौरी के जो गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के बाद राजा बनता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था तो गुलाम वंश कहलाता है। और इस तरह से जो गुलाम वंश में जो राजा थे उन्होंने अपने आप को सुल्तान की उपाधि दी। तो तब से दिल्ली के जो सुल्तान थे, वो राजा थे, वो अपने आप को सुल्तान कहलाने लगे। तो इसी से दिल्ली सल्तनत नाम पड़ गया। तो ये दिल्ली सल्तनत के बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। गौर वंश का यहाँ पर मोहम्मद गौरी के स्टार्टिंग के साथ उदय होता है। यहाँ पर जो है ये मोहम्मद बिन कासिम की इमेज है। आई होप कि आपको ये चैप्टर का जो कंक्लूज़न है ओवरऑल समझ में आया होगा कि किस तरह से मोहम्मद बिन कासिम आया, और मोहम्मद बिन कासिम के बाद तुर्कों ने आक्रमण किया। अरब जो थे वो सफल नहीं हुए और जो तुर्क थे वो सफल हुए। और तुर्कों के बाद धीरे धीरे
जो दिल्ली में सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत में भी कई 5 वंशों ने शासन किया। गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। लोदी वंश जो था लास्ट था, और लास्ट में मुग़ल वंश। तो ये था आपका ये चैप्टर। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।